So let me start today further. हम SN-AR रिएक्शंस आज करेंगे। आपको ESR मैंने पिछली बार कंप्लीट करवाया था, आई थिंक सो, है ना। आज हम बात करेंगे SN-AR रिएक्शंस की। SN-AR रिएक्शंस, बेटे SN-AR रिएक्शन का मतलब है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक, यानी बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड्स, इसकी हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं। देखो बेटा, इसमें भी जैसे हमने SN पढ़ा था वैसे ही हमारे पास यहां पे भी दो वैरायटीज हैं। एक है SN-AR1 और दूसरा होता है SN-AR2। SN-AR2 जैसे बेटा हमने SN1 में पढ़ा था कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है, वैसे यहां पे भी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन ही होती है और फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। पर यहां पे हम एरोमेटिक की बात कर रहे हैं, तो पहले थोड़ा SN-AR1 की बात करेंगे, फिर SN-AR2 की बात करेंगे। तो लेट वी फर्स्ट डिस्कस SN-AR1 रिएक्शंस। तो पहली डिस्कशन हमारी रहेगी SN-AR1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन एरोमेटिक कंपाउंड्स लाइक बेंजीन एटसेट्रा। ठीक, देखो बेटा, बेसिकली दीज रिएक्शन आर वेरी रेयर रिएक्शंस। व्हाई रेयर रिएक्शंस? क्योंकि बेटा बेंजीन का यानी फिनाइल कार्बोकेटायन इट इज नॉट स्टेबल। फिनाइल कार्बोकेटायन इज नॉट स्टेबल। ठीक, होना इसमें ऐसा चाहिए, अगर इसको जनरली सोचें, वन टाइप में हमेशा दो स्टेप होते हैं। पहले में कैटायन की जनरेशन और दूसरे में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अगर इसका जर्नल मैकेनिज्म हम सोचते, फॉर अ टाइम बीइंग जर्नल मैकेनिज्म अगर हम इसका सोचते, अभी हम ये नहीं देख रहे कि कौन सा होता है, सोच रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि हमारे पास ऐसा होता कि बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ग्रुप लगा रहता जी। ठीक, एज द फर्स्ट स्टेप। ठीक, स्टेप नंबर वन क्या होता है? जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो ऐसे केस में हमारे पास ये कैटायन बनना चाहिए था, ठीक, और साथ में जी नेगेटिव निकलना चाहिए था। बेटा ये तो स्टेबल होता ही नहीं, नॉट स्टेबल। क्या ये स्टेबल होता है? ये स्टेबल होता ही नहीं है बेटा। ठीक, ये स्टेबल होता ही नहीं है। क्लियर? इसी वजह से बेटा इसका होना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे बेटा इसको करने से पहले एक क्वेश्चन जो +2 का है वो पहले डिस्कस करते, फिर इसका जनरल मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। ठीक, ये SN-AR जो होते हैं ये SN रिएक्शन से, एलिफेटिक से मुश्किल होते हैं। यानी एक क्वेश्चन जो कि +2 में तुमसे पूछा जाता है प्यारे बच्चों, पहले उसको डिस्कस कर रहे हैं अपन लोग, फिर मैं वापिस इस पे आऊंगा। ठीक, बोला जाता है एराइल हलाइड्स आर लेस reactive than alkyl halides in nucleophilic substitutions. जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, चाहे वो SN-AR1 SN-AR2 की बात करें, दे बोथ आर लेस पॉसिबल देन दैट ऑफ SN1 और SN2। हम यहां बोल रहे हैं अराइल हलाइड्स आर लेस रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव है, अल्काइल हलाइड मोर रिएक्टिव है। क्यों? इसके हम 5 रीजन देंगे। रीजन नंबर वन इसका देंगे, ड्यू टू रेजोनेंस there is a double bond character between halogen and carbon in aryl halides। ठीक है, पहला रीजन हो गया ड्यू टू, क्या लिख रहा हूं, पहला रीजन हो गया ड्यू टू रेजोनेंस। there is partial double bond character in C and X in aryl halides। ठीक है, अराइल हलाइड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता, क्यों होता है? ठीक, एक बार
जैसे पेपर में क्वेश्चन ऐसे थोड़ी लिख के आना है, उसमें पूरा बताना है। आपने ऐसे करके बताना है कि इसमें रिजोनेंस होती है, जैसे क्लोरीन ले लिया या कोई भी हैलोजन ले लेते आप, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स आप ऐसा करते कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, तो अगला स्ट्रक्चर बनाते। अगला स्ट्रक्चर बोलते कि हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड Cl1 पॉजिटिव, ठीक है जी, और यहाँ पे कौन सा आता है, नेगेटिव चार्ज लाइक दिस। ना यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं और यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं बच्चों। अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम कैसा बना देंगे, अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम इस तरह का बना देंगे, Cl1 पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, क्लियर। फिर यहाँ के इलेक्ट्रॉन हम यहाँ लगाएंगे और यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ लेकर के जाएंगे। सो अगला हम क्या बनाएंगे बेटा लोग, अगला स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरह का बनाएंगे, यहाँ पे Cl1 पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है जी, ऐसे करके यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, ठीक। तो अगला स्ट्रक्चर जो हमारे पास बनेगा बेटा वो कुछ ऐसा बन जाएगा कि यहाँ पे Cl, ठीक, ये। और इसकी वजह से, इन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से जो रिजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, वो रिजोनेंस हाइब्रिड हम ऐसे शो करेंगे कि ये हैलोजन है, ठीक है जी, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेंगे। और क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो उसको तोड़ना क्या होगा, मुश्किल होगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होगी। ये पहला रीजन होगा, समझ में आई बात। दूसरा रीजन, सेकंड रीजन जिसकी वजह से हम ये बोलेंगे कि हमारे पास एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव, उसका रीजन है कि एराइल हैलाइड्स आर लेस polar than alkyl halides due to resonance के चलते अराइल हलाइड जो है वो लेस पोलर है, उसकी पोलैरिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है बेटा, ठीक। तो हमारे पास ये वाला जो बॉन्ड है, कौन सा, ये X, ठीक, दिस बॉन्ड इज लेस पोलर ड्यू टू रिजोनेंस। और जबकि हमारे पास अगर अल्काइल हैलाइड की बात करते, R के साथ X लगता तो ये मोर पोलर बॉन्ड होता। मोर पोलर होने से फर्क क्या पड़ता कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता, न्यूक्लियोफाइल ज्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट होता, समझ में आई, आसानी से रिएक्शन देता, जबकि इस तरफ इतना अट्रैक्ट नहीं होगा। तीसरा रीजन नंबर 3 बेटे, अराइल हैलाइड में हमारा जो हैलोजन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक, जबकि यहां sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा है। एंड मोर इज द s कैरेक्टर, स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। तो इन अराइल हैलाइड्स हैलोजन is joined to sp2 hybridized carbon, whereas in alkyl halides it joins to sp3 hybridized carbon। उससे S कैरेक्टर ज्यादा हो जाने की वजह से हमारे पास, यहां पे ऐसे लिख के दिखा देना भाई, कैसे बोलना, यहां पे S कैरेक्टर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, sp2 हो गया। और यहां पे अगर हम कार्बन को ऐसे शो कर दें, X, और बोल दें यहां पे sp3 है, तो S कैरेक्टर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, टूटना मुश्किल होगा। ये साथ में लिख देना कि इसमें बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। बोलो क्लियर। चौथा रीजन इसका क्या होगा, हाँ जी बेटे, ठीक, आगे लिख देना कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट रीजन हमारे पास, चौथा रीजन इसका होगा कि फिनाइल कटायन इज नॉट स्टेबल। जो फिनाइल कटायन बनता है वो इतना स्टेबल नहीं होता है। तो चौथा रीजन इसका हो गया, फिनाइल कटायन इज नॉट स्टेबल
ठीक, इसलिए आसानी से नहीं बनेगा। देयरफॉर कैन नॉट बी फॉर्म्ड इजीली। ठीक, इसलिए भी इसकी रिएक्टिविटी कम है, जबकि अल्काइल कार्बोकेटाइन इसके मुकाबले ज्यादा आसानी से बन सकता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। हम इसमें ऐसे लिख के बता सकते हैं, ये बना ऐसे करके कटायन और X नेगेटिव निकला, नॉट मच स्टेबल। ठीक है जी, जबकि इसके मुकाबले अल्काइल का जो अल्काइल कटायन होगा थोड़ा सा स्टेबल होगा। पांचवा जो सबसे बड़ा रीजन इसका एक और होता है कि बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन क्या कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं। और पाई इलेक्ट्रॉन विल रिपेल द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने भी इलेक्ट्रॉन देने हैं और पाई इलेक्ट्रॉन भी क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे। तो अगली बात हम ये बोलते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड revolves above or below the plane of benzene, thus repels the attack of nucleophile। इसलिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होता बच्चों। ठीक, इसलिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होता प्यारे बच्चों। समझ में आई बात। तो बेटा ये 5 रीजन हमने पढ़े कि क्यों अराइल हैलाइड लेस रिएक्टिव हैं। तो पांचों रीजन एक बार दोबारा देख लो। पहली बात, ड्यू टू रेजोनेंस देयर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन हैलोजन एंड कार्बन, सो उसको तोड़ना मुश्किल है। अराइल हैलाइड्स आर लेस पोलर देन अल्काइल हैलाइड ड्यू टू रेजोनेंस, चार्ज की डिस्पर्सल हो जाएगी तो उसकी तरफ इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाएंगे। इन अराइल हैलाइड हैलोजन इज जॉइंड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इन अल्काइल हैलाइड इट इज जॉइंड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो अराइल हैलाइड का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है, टूटना मुश्किल है। और चौथा रीजन हमने बोला, फिनाइल कटायन is not easily formed because it is not very much stable, or pi electron cloud revolves above the plane of benzene ring and below the plane of benzene ring, which hinders the attack of nucleophile। इन 5 रीजन की वजह से अल्काइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन अराइल हैलाइड्स। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपके +2 में पक्का आएगा। ठीक, अब इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि जो SnAr1 है उसमें तो फिनाइल बनना है। अगर हम SnAr1 की बात कह रहे हैं तो उसमें हमने क्या देखा कि SnAr1 को अगर मैं यहां देख रहा हूं तो मैं तो पहले क्या बना रहा हूं, इधर कटायन, विच इज नॉट वेरी मच स्टेबल। इसीलिए ये रिएक्शन बहुत रेयर होते हैं, और फिर इसके बाद इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है बेटा, अटैक कर सकता है। सो न्यूक्लियोफाइल नाउ कैन अटैक ऑन दिस पर्टिकुलर एंड कैन इजीली गिव अस दिस। बट बात यह है कि पहला स्टेप हो तो सही, ये 2 स्टेप में होगा, पहला जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एंड देन अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये ऐसे होना है SnAr1, बट ये तो स्टेबल ही नहीं होता। इसलिए SnAr1 इज वेरी वेरी रेयर रिएक्शंस। ठीक, वेरी वेरी रेयर रिएक्शंस। तो फिर कहां होते हैं, कैसे होते हैं, ध्यान देते हैं। देखो बेटा, इसलिए SnAr1 जो है ना, ये पाए जाते हैं सिर्फ डाइजोनियम क्लोराइड्स में, डाइजोनियम सॉल्ट्स में। ठीक, SnAr1 इसका सबस्ट्रेट स्पेसिफिकली एक ही है। सबस्ट्रेट क्या है, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट्स, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट्स। ये ही एकमात्र SnAr1 रिएक्शन में यूज होता है। क्यों होता है ये, देखो बेटे 2 स्टेप पढ़े ना पीछे, अब दोबारा से दिखते हैं इसमें। स्टेप नंबर 1 क्या होता है? स्टेप नंबर 1 जनरेशन ऑफ कार्बोकटायन, कार्बोकटायन की जनरेशन। ठीक है जी, कार्बोकटायन की जनरेशन में यहां पे हमने लिया बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट, N2 1 पॉजिटिव एंड Cl1 नेगेटिव, ये हमने ले लिया। ठीक,
Cl1 नेगेटिव या X1 नेगेटिव, कुछ भी हो सकता था ना यहां पर। अब इसमें होता क्या है, एज अ फर्स्ट स्टेप ये टूट के फिनाइल कटायन बनाएगा बच्चे। ठीक, फिलहाल के लिए अपन एक काम करते हैं बच्चों, इसको यहां से रिमूव कर देते हैं। ठीक, हम सिर्फ डाइजोनियम सॉल्ट लेते, किसी भी तरह का हो सकता है ना वो। ठीक, मैंने डाइजोनियम आयन ले लिया, उससे तुम्हें समझने में आसानी रहेगी। अब क्या हुआ, यहां के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां गए होंगे, यहां के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां गए होंगे बेटा, और हमारे पास यहां बन गया फिनाइल कटायन और N2। देखो बेटा, फिनाइल कटायन स्टेबल नहीं था, पर नाइट्रोजन वॉज हाईली स्टेबल। ठीक, ये बहुत स्टेबल थी, हाईली स्टेबल, इसलिए ये स्टेप फीजिबल हो गया, नहीं तो फिनाइल कटायन तो बनता ही नहीं, नहीं तो फिनाइल कटायन बनता ही नहीं। ठीक, फिनाइल कटायन बनाने के लिए हमने इसलिए इसको ले लिया, इससे नाइट्रोजन बनेगा जो कि हाईली स्टेबल होगा, तो इस नॉन स्पॉन्टेनियस स्टेप को क्या बना देता है, स्पॉन्टेनियस बना देता है। इसीलिए SnAr1 का सबस्ट्रेट सिर्फ एक है, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड्स या बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स, जिससे N2 निकले, और वो जो अनस्टेबिलिटी यहां पे हुई है दैट इज कंपनसेटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन। एंड नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 2, एंड स्टेप नंबर 2 जैसे कि हमने वहां पे किया था वैसे यहां पे है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो जी हमारे पास जैसे ये था, ठीक है जी, यहां पे 1 पॉजिटिव बना हुआ था, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया होगा और प्रोडक्ट बना दिया होगा, ऑब्वियस सी बात है ऐसे वाला। ठीक, अब हमें ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है प्यारे बच्चों कि ये हमारे पास कैसा होना चाहिए, RDS। ठीक है ना, क्योंकि नीचे वाला तो क्विक रिएक्शन होगा, ऊपर वाला ही थोड़ा स्लो हो सकता है, तो सारी रेट इसी पे देखेंगे, यानी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन पे। तो हम हमेशा सबसे पहली चीज क्या पढ़ा करते हैं, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट इसमें एक ही है, और वो सबस्ट्रेट क्या है, डायएजोनियम सॉल्ट्स, और कोई है ही नहीं। और दूसरी बात इसमें क्या होनी चाहिए, क्योंकि कटायन बन रहा है, कटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय रिलीजिंग ग्रुप, तो रिलीजिंग ग्रुप विल फास्टन दिस रिएक्शन और नॉट। सो यहां पे रिलीजिंग ग्रुप्स फास्टन्स द रिएक्शन। अगर आपके पास रिलीजिंग ग्रुप लग गया तो रिएक्शन को फास्ट कर देगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। जैसे बेटे यहां पे देखो, आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, ठीक, आपको अगर ऐसे बोल दिया जाए कि मेरे पास क्वेश्चन है N2 1 पॉजिटिव Cl, ठीक, in the presence of CuCl and HCl giving us Cl, और यहां पे लिखा G, बोला रिएक्शन इज फास्टेस्ट व्हेन G इज, रिएक्शन इज फास्टेस्ट व्हेन G इज A NO2 B CN D Cl rather C और D OCH3। तो बेटा देखो जी, हमारे को यहां रिलीजिंग ग्रुप चाहिए, ये आंसर आएगा। लेकिन एक बात पूरा ध्यान रखना बेटे, जब कपलिंग की थी ना, कपलिंग वाज ESR, कपलिंग वाज ESR, वो ये नहीं थी। कपलिंग में इधर विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए होते थे, याद है, बिकॉज दिस वाज वर्किंग एज इलेक्ट्रोफाइल। तो कपलिंग के साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना, कपलिंग ESR है और ये रिएक्शन SnAr है, तो दोनों अलग अलग हैं। समझ में आई। वहां हमने डायजोनियम सॉल्ट को क्या वर्क करवाया था, इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल वही अच्छा होता है जिसपे विड्रॉइंग ग्रुप लगता है। लेकिन यहां हम ऐसा नहीं करवा रहे हैं, यहां हम क्या करवा रहे हैं दोस्तों, यहां हम इसके रिप्लेसमेंट करवा रहे हैं बेटा, इसकी रिप्लेसमेंट करवा रहे हैं, तो उस वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं। बोलो क्लियर। या इसको ऐसा बोल देते, इसी क्वेश्चन को ऐसा बोल देते, ठीक, इसी क्वेश्चन में मैं बोल देता विच कैन बी हाइड्रोलाइज्ड,
which can be hydrolyzed most readily, और मेरे पास दिया है N2Cl NO2 N2Cl, ठीक, और यहां पर हमारे पास OCH3 N2Cl, यहां पे CCl3 N2Cl, यहां पे Cl। ऑटोमेटिकली अगेन सेम बात है, हाइड्रोलिसिस किसकी होगी? इस पार्ट की बेटा जी, नीचे वाले पार्ट की थोड़ी होगी, इस पार्ट की। तो इसमें अगर ऑर्डर लगाना होगा, सेकंड सबसे पहले आएगा, बिकॉज इसका कौन सा होगा? प्लस आर इफेक्ट, ठीक। उसके बाद फोर्थ आएगा, क्योंकि इसका आर तो चलो प्लस है, लेकिन आई क्या है? माइनस। इसका वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई माइनस आर, और इसका भी वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई माइनस आर। तो ऑर्डर क्या रहता हमारे पास? 3 देन दैट ऑफ फर्स्ट। बोलो बेटा क्लियर? तो सबस्ट्रेट पार्ट को क्लियर करते हैं हम, यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। सॉल्वेंट वगैरह की कोई खास यहाँ पे जरूरत हमारे को है नहीं है। सॉल्वेंट हम कोई भी ले सकते हैं, जनरली हम यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट का यूज कर लेते हैं, यहाँ पे नॉन पोलर भी कर लेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। सॉल्वेंट की कोई खास प्रॉब्लम या नहीं है, ना ही किसी और चीज की। कंडीशन टेम्परेचर शुड बी हाई। कंडीशन, देखो अगली बात क्या होती है हमारे पास? रीएजेंट, ठीक है जी। रीएजेंट तो अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग होंगे, अलग अलग उसकी स्पीड होगी, यहां हम नहीं बोल सकते उसके बारे में, ठीक, क्योंकि बड़े सारे रिएक्शन होंगे, किस रीएजेंट को लेके चलेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक रीएजेंट तो नहीं है, कोई स्पेसिफिक रीएजेंट तो नहीं है, तो इसलिए रीएजेंट की कहानी यहाँ पे बोलना कोई फायदेमंद नहीं है। और सॉल्वेंट भी कोई खास यहाँ पे बात हमारे पास नहीं है, ठीक। एनी सॉल्वेंट कैन बी यूज्ड। हाँ, पोलर सॉल्वेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, इसलिए हम थोड़ा उसको अवॉइड कर देते हैं, ठीक। पोलर सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर पाएगा ना, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेता, थोड़ा अवॉइड कर लेते हैं, ठीक। बट सॉल्वेंट की भी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। कंडीशन की जहां तक बात करें, इन रिएक्शन में इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है ज्यादा। कंडीशंस की बात करें तो टेम्परेचर मस्ट बी हाई, टेम्परेचर शुड बी हाई, ठीक। टेम्परेचर तो हाई ही चाहिए, क्योंकि अदरवाइज आपके पास N2 लिबरेट नहीं होगी, क्योंकि आपको पता फिनाइल कटायन स्टेबल नहीं है। टेम्परेचर हाई चाहिए हमारे को, ये श्योर है, क्लियर। और लास्ट बात है प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू रिएक्शन बनेगा, ठीक। इसमें कोई रीअरेंजमेंट तो है नहीं। विल देयर बी एनी रीअरेंजमेंट? कोई बेंजीन की रीअरेंजमेंट है नहीं, कुछ भी नहीं है, तो वो पढ़ने की हमें जरूरत नहीं। सीधे आ जाते रिएक्शन ऑफ SNAR पे। कौन कौन से एग्जाम्पल है? सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जितने एराइल लाइड में, सब इसके, एराइल लाइड के सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसके हैं। देखो बेटा, सबसे पहला रिएक्शन देखना है, यहां पर मैंने लिया बेंजीन डाइएजोनियम मान लो क्लोराइड, इसके ऊपर लगाया CuCl, साथ में HCl, और कर दिया हीट, ठीक है बच्चों। देखो, जिस कंपाउंड में 2 नाइट्रोजन होते हैं, हीट करते हो तो नाइट्रोजन तो बाहर निकालना ही है। सो N2 certainly is given out and the product formed is chlorobenzene. Product formed is chlorobenzene. This is called as Sandmeyer reaction. Sandmeyer's reaction, very important. इसको सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। पर इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात है, ये जो क्लोरीन लगा है, ये क्लोरीन कहां से आया भाई? क्या ये क्लोरीन ये वाला क्लोरीन है जो पहले साथ में लगा था? क्या ये क्लोरीन ये वाला क्लोरीन है? क्या ये क्लोरीन ये वाला क्लोरीन है? ये क्लोरीन आया कहां से? ठीक बेटा, याद रखना, सैंडमेयर में क्लोरीन कहां से आता है? कॉपर से आता है। क्लियर हो गया? कल को अगर मान लो इससे ब्रोमिनेशन करनी पड़े
तो आप ब्रोमीन किसके साथ यूज करोगे? कॉपर के साथ, ना कि HBr के साथ। समझ में आई बात? तो ब्रोमिनेशन करनी होगी, CuBr लगा देंगे, ठीक है जी। इन द प्रेजेंस ऑफ HCl लगा दो, भले ही HBr लगा दो, ठीक। HBr इन सिटू बनता है, स्टेबल नहीं होता, तो HCl रहने दो। हमें पता है कि यहीं से ब्रोमीन जाना है, तो हमारे पास प्रोडक्ट इसमें भी क्या बनना है? ब्रोमो बेंजीन। अगेन दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन, अगेन दिस इज अ सैंडमेयर रिएक्शन। बेटा आयोडीनेशन में जरूरत नहीं होती कॉपर सॉल्ट की, आयोडीन इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, वो बिना कॉपर के भी वर्क कर लेता है। क्लियर? अब दूसरा रिएक्शन करते हैं दोस्तों, दूसरा रिएक्शन करते हैं। मान लो मैंने क्या किया, कॉपर क्लोराइड की जगह कॉपर पाउडर यूज कर लिया, कॉपर क्लोराइड की जगह कॉपर पाउडर यूज कर लिया बच्चों आपने, और साथ में रखा HCl, यानी कॉपर के साथ लगा हुआ क्लोरीन को डाला गटर में, ठीक। और हमारे पास फिर भी प्रोडक्ट क्या बना? सेम। तो मैंने बोला कॉपर के साथ लगा हुआ क्लोरीन कहां डाला? तो इसको बोल देना गैटरमैन रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, है ना जी। तो अगर आपका कॉपर क्लोराइड रहता तो क्या बोलते? सैंडमेयर, ठीक। लेकिन अगर कॉपर हो गया, यानी कॉपर के साथ जुड़ा हुआ क्लोरीन किसमें डाला, तो क्या याद रखोगे? गैटरमैन। समझ में आई बात? ठीक। इसी में अगर बेटा मैंने कॉपर के साथ HBr डाला होता, ठीक, तो मेरे पास क्या बनता? ब्रोमोबेंजीन। अब कहानी यहां देखो कि यहां वाला क्लोरीन कहां से आया? सैंडमेयर का क्लोरीन तो कॉपर से आया, उसको डाल दिया गटर में। अब कहां से आया? क्या ये वाला था या ये वाला था? बेटा HCl वाला था। इस वाले की तो औकात ही नहीं, इसको कोई पूछेगा ही नहीं, ठीक। इसको तो फेंकना ही फेंकना जो साथ वाला है। तभी मैंने यहां पे HBr चेंज कर दिया, इसको चेंज नहीं किया। समझे मेरी बात? तो अगर HBr करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगी? ब्रोमिनेशन। तो ये भी गैटरमैन हो गया। तो बोलो बेटा गैटरमैन समझ में आया? सैंडमेयर समझ में आया? कोई दिक्कत आई इसमें क्या? सिंपल रिएक्शन है। गैटरमैन, सैंडमेयर, बोथ आर वेरी सिंपल रिएक्शन, नथिंग डूइंग, कोई मुश्किल काम नहीं। अब अगला देखते हैं भाई। आयोडीनेशन तो की नहीं सर ने। आयोडीनेशन जो है उसके लिए हम सीधे KI के साथ इसको हीट कर देते, नो नीड ऑफ कॉपर। कॉपर बेसिकली SnAr को कैटलाइज करता है, कॉपर बेसिकली SnAr को कैटलाइज करता है, ठीक। यहां आयोडीन इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल, तो डायरेक्टली KI में हीट करोगे तो हमारे पास क्या पाओगे? यहां पे सीधे आयोडीनेशन, बाहर निकलेगा N2 प्लस दैट ऑफ KCl, ठीक। इसका कोई नाम नहीं है हमारे पास, ठीक है जी। होगा होगा, नाम तो हर रिएक्शन का होता है पर याद ही नहीं है अपने में, ठीक। तो अपने को सैंडमेयर रिएक्शन समझ में आ गया, गैटरमैन समझ में आ गया, हमने आयोडीनेशन भी कर ली। एक चीज अभी भी बची है, क्या बची है? फ्लोरिनेशन बची है। क्या बची है? फ्लोरिनेशन बची है। तो फ्लोरिनेशन भी कर लेते हैं दोस्तों। तो फ्लोरिनेशन कैसे करते हैं? देखो ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बेटा? अगर ऐसा किया, पहली बात तो अगर HF लगा दिया तो HF का तो बॉन्ड ही ना टूटे, ठीक, वो तो रिएक्ट ही ना करे। ऊपर से F नेगेटिव इज अ बैड न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू ब्रोमाइड एटसेट्रा, अटैक भी ना करे, पहले टूटे ही ना, मिले ही ना फ्लोरीन, करेंगे क्या? और अगर मिल भी गया है ना, और कहीं अटैक हो गया तो पटाखे भी बच सकते हैं, समझ में आई? फोटो पे हार भी चढ़ सकता है, वो वाला काम भी हम नहीं करेंगे। तो जैसे एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए एक ही रिएक्शन होता था हमारे पास, कौन सा? श्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक। और वहां पे भी फ्लोराइड बनाने के लिए एक ही रिएक्शन था ना, श्वार्ट्ज रिएक्शन। ऐसे ही यहां पे फ्लोराइड बनाने के लिए एक ही रिएक्शन है जिसको बोलते हैं बाल्स शीमैन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? बाल्स शीमैन रिएक्शन। ध्यान देंगे, इसके सारी कंसेप्ट को समझने की कोशिश करनी। प्रॉब्लम क्या है कि मैंने लिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड,
अब पहले मैं इसको रिएक्ट करवाऊंगा सीधे फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ। किसके साथ? फ्लोरोबोरिक एसिड। डायरेक्ट फ्लोरीन नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर डायरेक्ट फ्लोरीन लगाई, ध्यान से सुनना मेरी बात, डायरेक्ट फ्लोरीन लगाई तो बेटा फ्लोरीन अगर यहां अटैक करता है, एक तो N2 बार आया, N2 दुनिया का सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल, पहले एनर्जी रिलीज बहुत ज्यादा, ठीक। ऊपर से आपने अगर मान लो इसकी जगह पे HF लगाया, चलो किस तरह से हमने हीट दे के बॉन्ड तोड़ा, और फ्लोरीन का यहां अटैक करवाया तो एनर्जी फिर रिलीज हुई, ऊपर से HCl भी बना, एनर्जी फिर रिलीज हुई, तो फोटो पे तो हार पक्का है, ठीक। इसलिए इस रिएक्शन को कंट्रोल करना जरूरी है। डायरेक्ट हम फ्लोरिनेशन इसमें नहीं करेंगे, हम इसको अभी भी आइस कोल्ड कंडीशन में ही रखेंगे। किसमें रखेंगे? आइस कोल्ड, कि एकदम से ऐसा ना हो भी फ्लोरीन भी अटैक करे और N2 भी निकले, ऐसा नहीं करने का। उससे क्या होगा? HCl पहले निकल जाएगा और हमारे पास बनेगा डाईएजोनियम फ्लोरोबोरेट, डाईएजोनियम फ्लोरोबोरेट। अब यहां का F नेगेटिव यहां अटैक करता है और फिर नाइट्रोजन बाहर निकलती है, ठीक। तो इस केस में हमारे पास फ्लोरोबेंजीन बना, साथ में बाहर निकला N2 और साथ में बाहर निकला BF3। अब इस रिएक्शन को हमने बोला बाल्स शीमैन रिएक्शन, बाल्स शीमैन रिएक्शन, ठीक। सो दिस बाल्स शीमैन रिएक्शन। उम्मीद करता हूं समझ में आया बाल शीमैन, ठीक है जी। तो बाल शीमैन से हमने फ्लोरोबेंजीन बनाई है। बेटे अगर हम चाहें तो इससे हम आगे भी चल सकते हैं, ठीक। कैसे? अगर हम चाहें इससे फ्लोरोबेंजीन नहीं बनानी, हम नहीं चाहते, हम ऐसा करते हैं, यहां पे HNO2 लगा देंगे अगर, ठीक, नाइट्रस एसिड लगा देंगे या फिर नाइट्रिक एसिड लगा देंगे, तो बेटा यहां पे नाइट्रोबेंजीन भी बन जाया करती है। दैट इज अगेन बाल शीमैन। तो बाल शीमैन से आप नाइट्रोबेंजीन भी बना सकते हैं बच्चों, फ्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन भी बना सकते हैं। बोलो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बच्चों समझ में आई कि नहीं आई बात? देखो बेटा इस चैप्टर के अंदर SNAR इतने ही है, इस चैप्टर के अंदर SNAR इतने ही है, लेकिन SNAR1 जो है ये डायजोनियम क्लोराइड पूरा अपने आप में एक चैप्टर है, एक पूरा का पूरा चैप्टर है, ठीक। वहां मैं और भी चीजें करवाऊंगा, तो यहां अभी इससे आगे नहीं करवा रहा हूं। ये SNAR1 हो गया। अब चलते SNAR2 पर, ठीक। SNAR2, बोलो SNAR1 समझ में आ गया? कोई दिक्कत है क्या? अब हम बात करेंगे SNAR2। SNAR2 यानी साइमल्टेनियस मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स विल टेक प्लेस, इजंट इट? ठीक। देखो प्यारे बच्चों SNAR2 में ना 3 ही रिएक्शन है दुनिया में, चौथा रिएक्शन ही कोई नहीं है। सिर्फ 3 ही रिएक्शन होते हैं SNAR2 में। वो 3 रिएक्शन क्या है? ध्यान देंगे। सबसे पहले हमने लिया क्लोरोबेंजीन, साथ में लिया NaOH। हम ये अच्छे से जानते हैं कि ये आसानी से बॉन्ड टूटेगा नहीं, हमें मालूम है। फिनाइल कटायन यहां बनना नहीं, क्योंकि अब तो N2 निकल नहीं रही, N2 निकलने से फिनाइल कटायन बन जाता था, फिनाइल कटायन बनेगा नहीं और डबल बॉन्ड है, टूटना मुश्किल है। तो वी नीड ड्रास्टिक कंडीशंस। SNAR2 is always done in drastic conditions. Drastic conditions are needed. क्योंकि अभी तक सर ने बार बार आपको बोला है कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़ा हुआ हेलोजन कभी डिस्प्लेस नहीं होता है, और यहां हम डबल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़ा हुआ हेलोजन ही डिस्प्लेस करने चले हैं, तो ऑब्वियसली कंडीशन शुड बी वेरी ड्रास्टिक, है ना बेटा। और वो ड्रास्टिक क्या है? 300 एटमॉस्फेयर तक प्रेशर रखोगे। कितना? 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 623 केल्विन तक टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर।
ठीक है बेटे, OH यहां अटैक करेगा, लैला मजनू दिख ही रहे हैं, ठीक। NaCl तो बाहर निकालेंगे। हमारे हिसाब से इसके ऊपर क्या लग जाना चाहिए, फिनोल, पर बना क्या, बना सोडियम फिनोक्साइड। सर ये क्या, अरे कुछ नहीं यार, बना फिनोल ही था, पर फिनोल कैसा होता है, एसिडिक, और NaOH क्या होता है, बेस। एसिड और बेस रिएक्ट कर गए होंगे। यानी ऐसे समझो ना, पहले बना तो हमारे पास यही होगा, फिनोल, लेकिन हमने कौन सा NaOH एक ही डाला है, तो ऑब्वियसली वो इसका रिएक्ट भी किया होगा ना, तो हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। ठीक है जी। इस सोडियम फिनॉक्साइड की हम करते एसिडिफिकेशन, यानी हम यहां डालते हैं HCl। जब HCl डालेंगे NaCl बाहर आएगा एंड यू गेट फिनोल, यू गेट फिनोल। सो दिस इज कॉल्ड एज डोज प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको, डोज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिनोल, डोज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिनोल। ठीक है जी, डोज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिनोल। ठीक, फिनोल की डोज प्रोसेस है ये। समझ में आती है बात कि नहीं आती है? ठीक, आगे देखो बेटा। अब ऐसे ही मैंने बोला 3 रिएक्शन है सिर्फ। अगला रिएक्शन क्या है, क्लोरोबेंजीन के साथ, क्लोरोबेंजीन के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे अब CuCN का। CuCN हीटेड, वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई प्रेशर, कंडीशन मस्ट बी ड्रास्टिक, वो तो क्लियर ही है बेटा। कॉपर SN रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग को कैटेलाइज करता है, तो CuCl बाहर आ जाएगा, और यहां पर हमारे पास Cu के ऊपर था, साथ में क्या था, Cn, और बाहर क्या निकला आपके पास, CuCl। ठीक है बच्चों। अब प्यारे बच्चों, Cu के साथ जब हमने Cl लिया था, उसका नाम क्या दिया था रिएक्शन का, सैंडमेयर रिएक्शन। याद आया कुछ? अब इसमें भी Cu के साथ Cn ही तो लिया है, पर वो तो क्लोरीनेशन करता था। इसको हम बोलेंगे मॉडिफाइड सैंडमेयर रिएक्शन। क्या बोलेंगे, मॉडिफाइड सैंडमेयर रिएक्शन। सो दिस इज मॉडिफाइड सैंडमेयर रिएक्शन। ये मॉडिफाइड सैंडमेयर रिएक्शन हो गया हमारे पास, क्लियर। और तीसरा रिएक्शन देखो, 3 ही तो बोले ना मैंने, रिएक्शन पहले करवा दिए क्योंकि इसकी थ्योरी बाद में समझाऊंगा मैं आपको कि हुए कैसे। इसको अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ऑक्साइड एंड हीटेड। कॉपर अगेन इज अ कैटलिस्ट, ठीक। और यहां से इसका क्या होगा, अटैक। हमारे पास यहां बन जाएगा एनिलीन, NH2 लग जाएगा और HCl इज गिवन आउट। बोलो प्यारे बच्चों, बात समझ में आई? HCl आगे Cu2O के साथ रिएक्ट करके CuCl और वाटर दे देता है, वो एक अलग बात है, ठीक। बट ये 3 रिएक्शन है सिर्फ, SnAr2 और होते ही नहीं, ये 3 ही होते हैं, ठीक। लेकिन अब हम पढ़ते इसकी डिटेल्स, मैकेनिज्म, ठीक। इसका मैकेनिज्म 2 तरीके से होता है बेटा। एक तो इन द एब्सेंस ऑफ विड्रॉइंग ग्रुप, और दूसरा इन द प्रेजेंस ऑफ विड्रॉइंग ग्रुप। मैं आज जर्नल मैकेनिज्म करवा देता हूं, बेंजाइन में मैं और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा आपको, फिर भी चलें आगे। हाँ जी बेटे बोलो। हाँ जी, नो नो नॉट एट ऑल, इसका कोई नाम नहीं है हमारे पास, देयर इज नो नेम टू दिस, ठीक। वो ऊपर डोज प्रोसेस हो गया या मॉडिफाइड सैंडमेयर हो गया, ये ऐसा नहीं है, ठीक। कई लोग इसको कर्टियस रिएक्शन बोल देते हैं, कर्टियस बिल्कुल अलग होता है बेटा, ठीक। नहीं, यहां के लिए स्पेसिफिक, यहां टेम्परेचर प्रेशर और होगा, लेकिन कंडीशन ड्रास्टिक ही रहेगी, मतलब सिंपल ऐसे हीट करके नहीं होगा, हाई टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, ठीक। अब देखो बच्चे, मैंने बोला इसका मैकेनिज्म 2 तरीके से होता है। एक होता है SnAr2 का जो रिएक्शन है, ठीक, ये 2 तरह से होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ विड्रॉइंग ग्रुप और इन द एब्सेंस ऑफ विड्रॉइंग ग्रुप, और दोनों में मैकेनिज्म चेंज हो जाता है यार, ठीक।
जैसे अगर मैं बात करूं इन एब्सेंस ऑफ विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप, अगर एब्सेंस ऑफ विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो ये रिएक्शन कैसा होता है? देन इट फॉलोज बेंजाइन मैकेनिज्म, फॉलोज बेंजाइन मैकेनिज्म। यहां बेंजाइन की फॉर्मेशन होती है प्यारे बच्चों। जब बेंजाइन की फॉर्मेशन की बात करेंगे, ठीक, तो देखो बेटे, हमारे पास अगर आप बेंजाइन लेंगे, क्या होता है बेंजाइन? बेटा इधर ध्यान देना, सारे बच्चे पेन छोड़ के पहले समझ लो। ये मान लो Cl है, ठीक है जी, और हमारे पास H है, यहां पे NH2 जैसा कोई स्ट्रॉन्ग सा बेस है मान लो, या अमोनिया जैसा स्ट्रॉन्ग सा बेस है, ठीक। यहां पे इस कार्बन को मैंने ना मार्क कर दिया है, लेबल कर दिया है, ठीक। कायरल मत समझना, सिर्फ क्या किया, लेबल किया है। अब होता क्या है, ये NH2 इस H को बाहर निकालेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारे यहां के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहां जाएंगे। जैसे यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, फिर यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां जाएंगे, Cl विल बी गिवन आउट एज अ गुड लीविंग ग्रुप नाउ, और हमारे पास एक इंटरमीडिएट बन जाएगा। ये इंटरमीडिएट ऐसा है, बेंजाइन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बेंजाइन। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ जी, ट्रिपल बॉन्ड है। दिस इज द ओनली इंटरमीडिएट या ओनली थिंग इन केमिस्ट्री वेयर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म पाई बॉन्ड। एक्चुअली यहां पे होता पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन उसको हम शो ऐसे करते हैं क्योंकि चार्ज सेपरेशन हमेशा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को क्या करती है, कम कम करती है। अदरवाइज यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव होता है। एक्चुअली बेंजाइन का दर्शन करना है ना भाई, तो एक्चुअल बेंजाइन ये है, समझ में आई? पर क्योंकि चार्ज की सेपरेशन हमें चीजों को क्या करती है, अनस्टेबल, तो हम इसको ऐसे बना के दिखाते हैं। अब देखो बेटे आगे, अब न्यूक्लियोफाइल दो जगह पे अटैक कर सकता है। बेटा प्लीज इधर ध्यान देना, मैं बार बार बोल रहा हूं, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, इज नॉट एन यू कैन से चलता फिरता कार्यक्रम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे पास अमोनिया बना था, वही अटैक कर रहा होगा शायद, ठीक। या तो वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक, तो यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां आएंगे और हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास यहां डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पे N ने इलेक्ट्रॉन दिए, तो N के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव आया कि नहीं? ये इलेक्ट्रॉन आगे चले गए, ये कहां पे कितना चार्ज आ गया, यहां पर नेगेटिव आया कि नहीं? बेटे यहां पर हमारे पास मार्क्ड कार्बन है ना जी, वो तो वैसे ही मार्क्ड है। अब प्यारे प्यारे से बच्चों, नाइट्रोजन कभी भी पॉजिटिव नहीं रहेगा, उसने यहां से इलेक्ट्रॉन लिए, तो H कैसा बना, पॉजिटिव। पॉजिटिव H कहां अटैक कर जाएगा, नेगेटिव पे कर जाएगा। क्लियर हो गया? और उसकी वजह से बेटे हमारे पास यहां पर बनेगा, ध्यान देना प्लीज, यहां NH2 और यहां जुड़ गया H, मार्क्ड कार्बन पे ही NH2 लग गया है ना बेटा। एक तरीका ये हो सकता है, दिस इज वन ऑफ द तरीका, लेकिन एक दूसरा तरीका भी है हमारे पास। प्लीज थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे ताकि समझ में आए। क्या बेटा ऐसा नहीं हो सकता कि ये NH3 अटैक कहां करे,
ये इस कार्बन पे अटैक करे, ये भी तो सेम ही था, इसमें कोई चीज था अलग क्या? अगर ऐसा होता तो इसके इलेक्ट्रॉन कहां जाते? यहां जाते कि नहीं जाते? है ना? हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता बच्चों? क्या प्रोडक्ट हमारे पास ऐसा बनता? NHH1 पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव, और ये वाला कार्बन क्या होता? मार्क्ड कार्बन। क्लियर? यहां के इलेक्ट्रॉन जाते यहां, तो ये H पॉजिटिव कहां अटैक करता बच्चों? ये H पॉजिटिव यहां अटैक करता। प्रोडक्ट क्या बनता? क्या प्रोडक्ट फिर से एनिलीन बनता? लेकिन अब NH2 मार्क्ड कार्बन से अगले कार्बन पे लगा है। समझ रहे हो मेरी बात? इसको बोलते हैं बेटा सिनेस सब्स्टिट्यूशन। सिनेस सब्स्टिट्यूशन बेटे, इसको बहुत सारे नाम कई लोग देते हैं, सिन सब्स्टिट्यूशन बोल देते हैं, ठीक, कई लोग इसको इप्सो सब्स्टिट्यूशन भी बोल देते हैं, जबकि इप्सो एक अलग वर्ड है, उसका मायने अलग है, ठीक। इप्सो का होता ऑन इटसेल्फ, वो अलग है, बट कई लोग इसको इप्सो सब्स्टिट्यूशन बोल देते हैं, ठीक। मतलब ये है कि मार्क्ड कार्बन पे अटैक होना, जहां से वो गया न्यूक्लियोफाइल किया गया वहीं से अटैक हो जाना। लेकिन प्यारे बच्चों, यहां पे मेजर प्रोडक्ट सिनेस सब्स्टिट्यूशन ही होती है। देखो स्टीरियोकेमिकली फर्क है इसमें, मेजर प्रोडक्ट क्या होता है? सिनेस सब्स्टिट्यूशन ही होती है। यहां पर क्यों मेजर प्रोडक्ट सिनेस सब्स्टिट्यूशन होती है, ये भी ध्यान से सुन लो ताकि समझ में आए। मेजर प्रोडक्ट सिनेस सब्स्टिट्यूशन इसलिए होती है क्योंकि इस बॉन्ड का टूटना इज स्लो स्टेप, तो इसके टूटने से पहले ही ये न्यूक्लियोफाइल सिने पोजीशन पे पहले आ जाते हैं पास, ठीक, और इसके बाद इसके पास कम आते हैं। सो बिफोर द क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, बिफोर द क्लीवेज ऑफ C to Cl bond, nucleophiles comes near Cine positions. Cine position क्यों भाई? सिंपल बात, क्लोरीन के ऊपर भी पार्शियली नेगेटिव है कि नहीं है? और न्यूक्लियोफाइल भी कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन देने वाला, रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे? तो क्या क्लोरीन इस न्यूक्लियोफाइल को पास आने देगा? जब तक ये टूटेगा नहीं। पर यहां कोई रोकेगा इसको क्या? यहां इसको कोई रोकेगा नहीं, तो ज्यादा न्यूक्लियोफाइल यहां इकट्ठे हो जाएंगे, यहां कम, इसलिए सिने अटैक्स ज्यादा और सिन अटैक्स कम होते हैं। बोलो समझ में आई? बेटा बेंजाइन मैकेनिज्म के बारे में और बहुत कुछ बताऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, पहले जरा इसको खत्म करना है मेरे को, दोनों मैकेनिज्म्स को, और इसके बारे में बताना है, फिर वो तो चलो एडवांस लेवल की प्रिपरेशन है वो करवाऊंगा मैं जरूर, ठीक। इसमें देखो एक बात देखना, पहले स्टेप में हुई एलिमिनेशन और दूसरे स्टेप में क्या हुई? एडिशन। पहले स्टेप में क्या हुई? एलिमिनेशन, दूसरे स्टेप में क्या हुई? एडिशन। इसलिए इस मैकेनिज्म को बोलते हैं एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। बोलो बच्चे, ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चों, कुछ पल्ले भी पड़ा कि नहीं पड़ा? I will come back to Cine substitution and benzyne formation again, ठीक, कि कहां पे बेंजाइन, कहां पे सिने, कहां सिन, ये बाद में और भी करेंगे। दिस इज वन ऑफ द क्रक्स ऑफ दिस रिएक्शन, जो मैंने यही बता दिया। इसके बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन दूसरा मैकेनिज्म देखते हैं। दूसरा है, अगर ऑलरेडी कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इन द प्रेजेंस ऑफ विड्रॉइंग ग्रुप। अगला है इन द प्रेजेंस ऑफ विड्रॉइंग ग्रुप।
in the presence of withdrawing ग्रुप। अगर विड्रॉइंग ग्रुप है उसकी प्रेजेंस में हमें देखना है। ठीक, देखो बेटे, इसमें मैकेनिज्म ऑल टुगेदर चेंज हो जाता है। अब विड्रॉइंग ग्रुप अगर आ जाता है, से मेरे पास रिएक्शन ऐसा था, क्लोरोबेंजीन के पैरापेन नाइट्रो था और मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करना चाह रहा था। ठीक, तो मैंने यहां पर ऐसे बना दिया होगा। ठीक, ये मैकेनिज्म कैसे होगा विड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस में? देखो बेटा, विड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस में क्या होता है, सी यानी देखो ये NO2 लगा था बेटे, लगा था NO2। और NO2 एक विड्रॉइंग ग्रुप है। विड्रॉइंग ग्रुप यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बेंजीन रिंग कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर बेंजीन रिंग पॉजिटिव हो गया तो न्यूक्लियोफाइल पहले ही अटैक कर सकता है। फर्क समझ में आया? उसमें पहले अटैक नहीं होता था, पहले क्या होती थी, एलिमिनेशन। विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया रिंग पे तो न्यूक्लियोफाइल कैन इजीली अटैक। ठीक, न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करता है। बेटा मैंने ना बड़ी बार एक चीज बोली है, कभी ऐसा मत सोचना कि सर कुछ देखते नहीं। सर सब कुछ देखते, बोलते नहीं। यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब यहां पे हमारे पास Cl Nu, यहां क्या आया, नेगेटिव, और यहां पर N डबल बॉन्ड O, नाइट्रो एसिड शो करेंगे ना अपन लोग। अब यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां। मैंने 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक में ही बता दिया आपको। यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, यहां के यहां, यहां के यहां, 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक में ही बता दिए, बार बार बनाने थे। ठीक, तो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने तीनों को क्लब करके एक ही बार में ये बता दिया। क्या हमारे पास ये बन जाएगा, यहां Cl, यहां Nu, यहां डबल बॉन्ड, यहां पर भी डबल बॉन्ड, यहां पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये बना। बोलो क्लियर? अब यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, यहां के यहां, यहां के यहां, मैंने अगेन 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर और यहां करके दिखा दिया आपको। ठीक है जी? उससे अगला स्ट्रक्चर मेरे पास बन गया लाइक दिस, Cl Nu, यहां नेगेटिव आ गया, यहां पे हमारे पास NO डबल बॉन्ड, ये बन गया। बोलो क्लियर? समझ में आया? Was that a difficult task? यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, यहां के यहां, यहां के यहां। अब यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, and as halogen is a good leaving group now, it can take this electron and go out. ठीक, और हमारे पास रिएक्शन हो गया कंप्लीट। ये तो थे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इनको मैंने लिख दिया ब्रैकेट्स के अंदर, ये तीनों स्ट्रक्चर रिजोनेटिंग है। ठीक, और हमारे पास लास्टली न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक हो गया, NO2 अपनी जगह रह गया, Cl नेगेटिव को ठुड्डा लग गया। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इस रिएक्शन में अगर आप ध्यान देंगे, जहां पे हैलोजन लगा था वहीं न्यूक्लियोफाइल लगा, सिन सब्स्टिट्यूशन हुई। इसमें कोई सिने सब्स्टिट्यूशन तो नहीं हुई, एक बात। दूसरी बात, इस मैकेनिज्म में पहले एडिशन हो गई न्यूक्लियोफाइल की और बाद में क्या हुई, एलिमिनेशन। मैकेनिज्म चेंज हो गया। इसमें पहले क्या हो गई, एडिशन, और बाद में क्या हो गई, एलिमिनेशन। पहले एडिशन, बाद में
एलिमिनेशन, मैकेनिज्म ऑल टुगेदर चेंज हो गया। और प्रोडक्ट भी देखो, जहां पे पहले हैलोजन था वही न्यूक्लियोफाइल लगा, यानी सिन सब्स्टिट्यूशन हुई कि नहीं हुई। इसको ना मीजन हीमर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये जो बना ना, इसको क्या बोल देते हैं, मीजन हीमर कॉम्प्लेक्स। घबराने का नहीं है ना, कोई बड़ी बात नहीं होती है, नहीं भी आएगा कोई बात नहीं। मीजन हीमर कॉम्प्लेक्स, ऐसा नाम मैंने इसलिए बता दिया, कल को अगर बाई चांस कोई बोले तो पता तो हो ना कि मीजन हीमर कॉम्प्लेक्स बोलते किसको है। सो दिस मीजन हीमर कॉम्प्लेक्स जो बना है यहां पर, ठीक है जी, क्लियर बेटे। अब यहां से एक बात क्लियर है कि विड्रॉइंग ग्रुप करने से न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसान होता है। जब विड्रॉइंग ग्रुप नहीं था तो हमारे पास पहले डबल बॉन्ड टूटना था हाइड्रोजन का, वो स्लो होगा। यानी जो पिछला मैकेनिज्म था बेंजाइन वाला, बेटा दिस मैकेनिज्म मस्ट बी स्लो मैकेनिज्म, दिस रिएक्शन मस्ट बी अ स्लो रिएक्शन। क्यों भाई, डबल बॉन्ड वाला टूटना है और यहां पहले अटैक हो गया, तो दिस मस्ट बी समवट फास्टर। इसलिए यहां से क्लियर होता है कि जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे उतना ये रिएक्शन फास्ट होता जाएगा। ठीक, देयरफॉर हम बोलेंगे देयरफॉर विड्रॉइंग ग्रुप्स fastens the reaction। मतलब समझना इसका, आगे क्वेश्चन दे दिया, which of the following can be hydrolyzed most readily ठीक, ए दे दिया है, ठीक, बी दे दिया है, सी दे दिया है, और डी दे दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, आंसर क्या आ गया, मोर आर द विड्रॉइंग। अब इसको जरा SnAr1 से कंपेयर करो, करो करो करो। वहां पे भी यही क्वेश्चन दिया था हाइड्रोलाइसिस, लेकिन वहां डाइजोनियम क्लोराइड की दी, वहां पे रिलीजिंग ग्रुप को बोला था ना, था वो भी SnAr, पर वो SnAr1 था, वहां रिलीजिंग। यहां पे SnAr2 है, ठीक, और यहां पे विड्रॉइंग। ध्यान से देखना भैया, डाइजोनियम सॉल्ट का होगा तो फिर रिलीजिंग ग्रुप, और अगर डायरेक्टली हैलाइड्स का होगा तो विड्रॉइंग ग्रुप्स। ये बहुत छोटी सी एक लाइन है जो ज्यादातर बच्चे ध्यान ही नहीं देते, मिस कर देते हैं और गलती कर देते हैं। तुम लोगों को लाउड एंड क्लियर है, डाइजोनियम क्लोराइड वाले जो होंगे उसमें रिलीजिंग ग्रुप वाला रिएक्शन फास्टर करेगा, क्योंकि वह कार्बोकेटायन बन रहा है। यहां कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है बच्चों, यहां विड्रॉइंग ग्रुप लगने से न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजी होगा, इसलिए बेटा यहां पे हमने ऐसा दे दिया, मोर आर द विड्रॉइंग ग्रुप्स। अब ऐसे ही अगर इस क्वेश्चन में ऐसे भी दे देते 4 ऑप्शन, बोलते जी पहला ऑप्शन मेरे पास है ClCl, दूसरा ऑप्शन है ClOCH3, तीसरा ऑप्शन है ClNO2, और अगला ऑप्शन है ClCH3। अब बोलो आंसर कौन सा लगाते, सी ही लगाते ना, विड्रॉइंग ग्रुप ही करते ना भाई। ऑर्डर लगा सकते थे इसका, ऑर्डर क्या लगाते, सी, फिर कौन लगाते
ए, और फिर कौन लगाते, डी, और लास्ट में कौन सा लगाते, बी। ऊपर वाले में ऑर्डर लगाते सी, बी, ए, डी। जैसे इसका डोज प्रोसेस हमने देखा, इसका डोज प्रोसेस 623 केल्विन पे होता था भाई, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर भी चाहिए होता होगा बेटा। इसमें टेम्परेचर लेस हो जाएगा, इसमें टेम्परेचर 525 के करीब भी चलेगा। यहां पे टेम्परेचर लेस देन 625 पे चलाएगा, यहां और भी लेस हो जाएगा, 400 कुछ पे भी चलेगा, और यहां रूम टेम्परेचर पे भी हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? तो टेम्परेचर जो 623 है वो सिर्फ किसका है, क्लोरोबेंजीन का। नाइट्रोक्लोरोबेंजीन में 500 समथिंग, वट एवर इज गिवन इन एनसीईआरटी, ठीक। और यहां पे उससे भी कम 400 समथिंग, एंड दैट कैन इवन गो एट रूम टेम्परेचर। सो सी द डिफरेंस। विड्रॉइंग ग्रुप रेट को क्या कर देंगे, फास्ट कर देंगे। बेटा समझ में आई मेरी बात? पर विड्रॉइंग ग्रुप, चलो ये तो ठीक है कि जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप है वो ज्यादा फास्ट करेंगे, और ये भी क्लियर है कि अगर एक ही विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा विड्रॉइंग होगा उतना फास्ट करेंगे। पर मान लो अब इस क्वेश्चन में अगर विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे है तो वो रेट को फास्ट करते हैं, पर मेटा वाला रेट को ज्यादा फास्ट नहीं करता है। विड्रॉइंग ग्रुप्स on ortho and para fastens reaction to more extent. जो मेटा वाला होगा वो ज्यादा नहीं करेगा तो वो भी ऐसा नहीं है। विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा पॉजिटिव चार्ज बनाता है, उससे न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसानी से होता है, लेकिन ऑर्थो पैरा पे ज्यादा होगा। क्यों? सिंपल सी तो बात है। मान लो मेरे पास ये लगा है और यहां पे ऑर्थो पे मैंने ग्रुप लगाया है, ठीक। एक ये है मेरे पास, एक प्यारे प्यारे बच्चों यहां पे मैंने पैरा पे ग्रुप लगाया है, ठीक। और यहां मैंने मेटा पे भी ग्रुप लगा के दिखा देना तुम्हारे को, क्योंकि ये +2 में क्वेश्चन आता है। ठीक, देखो बेटा, न्यूक्लियोफाइल ने करना है अटैक, ठीक है जी। न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? विड्रॉइंग ग्रुप में तो सीधे अटैक होता है ना भाई, हैलोजन निकलता तो नहीं ना। यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक में ही बता दिया मैंने। तो हमारे पास ये बन गया Cl, यहां आ गया आपके पास डबल बॉन्ड, यहां आ गया सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव 1 पॉजिटिव, ऐसे बना कि नहीं बना बोलो? और साथ में क्या लगा हमारा, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है जी। अब यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, ठीक। 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक ही में बता दिया मैंने, Cl Nu, बोलो क्या होगा? यहां पे N, सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड, ये आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? हाँ जी। अब यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, अगला बना लोगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहां नेगेटिव, यहां N, O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, यहां पे पॉजिटिव। क्लियर जी? यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, Cl बाहर, बोलो क्लियर? अब ऐसे ही यहां पे अटैक करवाओ जरा। न्यूक्लियोफाइल ने यहां अटैक किया, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां आए, ठीक।
ये Cl, ये नेगेटिव। काश ऐसा होता कि केमिस्ट्री बिना पढ़े भी हम कुछ कर सकते, मैं बहुत खुश होता। मैं सच बता रहा हूँ। ठीक, मेरे लिए भी मजबूरी है पढ़ाना, मेरे लिए भी कोई खुशी की बात नहीं है तुम्हें ऐसे परेशान करना। यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ के यहाँ और यहाँ के यहाँ। ठीक, अगला स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा ClNu। यहां पे आ गया डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड N, O नेगेटिव, O नेगेटिव। बोलो क्लियर? यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां। ठीक, अगला हमारे पास आ गया ClNu नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन टू द क्लोरीन, क्लोरीन गिवन आउट। अब मेटा पे भी अटैक करते हैं। हमने मेटा पे अटैक किया, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां। जब भी मेटा पे था ग्रुप, तो अगला हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बना? न्यूक्लियोफाइल यहां नेगेटिव चार्ज, यहां N डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव। ठीक है जी। अब यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के यहां, क्या नाइट्रो ग्रुप ने रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया? तो अगला स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया ClNu डबल बॉन्ड और यहां पे डबल बॉन्ड, यहां नेगेटिव चार्ज। इसका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं हुआ। अब यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, आगे बना सकते हो। तो आप लिख सकते हो कि मेटा पे लगा हुआ जो ग्रुप होता है वो कभी नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स नहीं करता है, तो वो उसको स्टेबलाइज तो कर ही नहीं रहा है ना आयन को। जो मीजन हीमर कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको स्टेबलाइज तो नहीं कर रहा है ना। स्टेबलाइज तो वो करता है जो चार्ज को क्या करे, डिस्पर्स। जो ऑर्थो या पैरा पे लगे हैं वो चार्ज को क्या कर रहे हैं, डिस्पर्स कर रहे हैं। ऑर्थो पैरा पे लगे हुए चार्ज को क्या कर रहे हैं, डिस्पर्स कर रहे हैं। पर क्या मेटा पे लगे हुए चार्ज को डिस्पर्स कर रहा है? नहीं कर रहा है भाई। गॉट इट और नॉट? इस वजह से मेटा पे जो विड्रॉइंग ग्रुप होगा उसका इतना फायदा हमारे को नहीं मिलेगा, और सिर्फ माइनस आई की वजह से थोड़ा बहुत आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा। तो क्लोरोबेंजीन के मुकाबले ज्यादा रिएक्टिव होगा, बट ऑर्थो और पैरा के मुकाबले लेस रिएक्टिव होगा। ऑर्थो पैरा की रिएक्टिविटी लगभग सिमिलर सी होगी। ठीक, ऑर्थो पैरा की रिएक्टिविटी लगभग सिमिलर। ऑब्वियसली पैरा की थोड़ी सी ज्यादा होगी, रीजन स्टीरिक हिंड्रेंस मिनिमम होगी। अंडरस्टूड है ये? तो अगर ऑर्थो मेटा पैरा पे अटैक अगर देखना होता तो हम कौन बोलते सबसे आसानी से? हम बोलते पैरा वाला और ऑर्थो वाला लगभग सिमिलर। अगर ज्यादा देने की जरूरत पड़ी जाए तो पैरा वाला, अदरवाइज लगभग सिमिलर। मेटा वाला ज्यादा नहीं, और अगर ग्रुप लगा ही नहीं है विड्रॉइंग तो रिएक्शन वैसे ही स्लो है। तो एक क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में बेटा +2 में कि भी मेटा पे लगा हुआ नाइट्रो रिएक्शन को इतना स्पीड अप नहीं करता जबकि ऑर्थो पैरा वाला करता है। ये सारा बना के दिखाना होगा। तो आप बताओगे कि ऑर्थो वाला नाइट्रो ग्रुप चार्ज को डिस्पर्स करता है अपनी तरफ, पैरा वाला नाइट्रो ग्रुप चार्ज को डिस्पर्स करता है अपनी तरफ, लेकिन मेटा वाला नाइट्रो ग्रुप चार्ज को अपनी तरफ डिस्पर्स नहीं करता है। इसलिए मेटा पे लगे हुए ग्रुप की इतनी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं होती है। इसलिए ऑर्थो पैरा वाले ज्यादा रेट को बढ़ाते हैं जबकि मेटा वाला इतना रेट को इंक्रीज नहीं करता है। बोलो बेटे, समझ में आया? रिएक्शन इसके ऑलरेडी करवा दिए। अब रही बात बेंजाइन के ऊपर, थोड़ी सी मैंने आपको देनी, टाइम बहुत कम है, उतना मैं नहीं बता पाऊंगा, बीच में रह जाएगा। ठीक, बीच में मैं रहने नहीं देना चाहता हूं। नेक्स्ट क्लास में बेटे हमारा अल्काइल हाइड एराइल हाइड खत्म हो गया है बेसिकली। आप एनसीईआरटी लेकर के आएंगे, सारे बच्चे नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी लेकर के आएंगे, और जो जो चीजें हमारे पास बची हैं अगर कोई है हम वो भी करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी करेंगे, और जो जो हम कर चुके हैं उसको रिवाइज करेंगे। ठीक, और चैप्टर को कंपाइल करेंगे कि क्या हमारे को ये सब कुछ करना आ गया,
उसके आगे पीछे का सब कुछ पता चल गया, क्या हम इसको कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद मेरा एक स्पेशल काम आपके साथ शुरू हो जाएगा कि आपको रोजाना के तौर पे बेटा मैं एक शीट भेजूंगा। वो शीट क्या होगी, एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। आपने ए से जेड तक बताने मेरे को क्या क्या है, रोज एक सीरीज आपने अपने आप करनी है। ठीक है जी, रोज एक सीरीज आपने अपने आप करनी है। ठीक, तो वो मैं आपको भेजूंगा अब के बाद, पहले चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद वो सीरीज आपको मैं भेजूंगा। ना ना, पूरे रिएक्शंस की। अपने आप बताओ प्रोडक्ट क्या है। बेटे करने से आएगा ना, ऐसे करने से नहीं आएगा। जब तक आप खुद अपने हाथ नहीं लाओगे, दिमाग नहीं चलाओगे, तब तक नहीं चलेगा बेटा। ठीक, तो मैं कुछ सीरीज आपको भेजता रहूंगा। ठीक, एंड अनटिल हमारी जब तक ऑर्गेनिक खत्म नहीं हो जाती, ताकि आपको क्या हो, करना है भी किसके बाद क्या बनता है, कैसे बनता है, क्या होता है, किसको लगा देने से क्या होगा। सो नेक्स्ट टाइम में बेटा प्लीज अपनी एनसीईआरटी और कोई भी हेल्पिंग बुक जो आप यूज करते हो वो ला सकते हो। कोई भी हेल्पिंग बुक, प्रदीप, दिनेश, मॉडर्न, वार्डन, व्हाटएवर, जो हेल्पिंग बुक आप यूज करते हो ला सकते हो, क्योंकि अगले क्लास में हम इस चैप्टर को करेंगे कंपाइल विद इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज जो पेंडिंग है। ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं, बाकी तो मैंने सारा करवा दिया है। रिएक्शन हर तरह का करवा दिया बेटा आपको मैंने। देखो इस चैप्टर के अंदर हमने कौन कौन से मैकेनिज्म किए, एक बार रिवाइव कर लो ताकि आपको याद आ जाए। क्या आपने SN1, SN2, SN1 प्राइम, SN2 प्राइम, SNAR1, SNAR2 कर लिया? कोई दिक्कत तो नहीं हुई इसमें? उसके बाद आपको मैंने एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवा दिया अच्छे से। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाएंगे आपको एल्डिहाइड कीटोन्स में। कहां पे? एल्डिहाइड कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैंने तुम्हें करवा दी है। फ्री रेडिकल एडिशन भी बीच में तुम्हें एक एग्जांपल बताया है मैंने। ठीक, नो, फ्री रेडिकल एडिशन दैट इज बेंजीन के अंदर ब्रोमीन की एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट इज गिविंग अस हेक्सा, हमने पढ़ा था ना BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, है ना। तो खैर वो होते भी नहीं, एक आधा ही रिएक्शन होता है, फ्री रेडिकल एडिशन ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक, उसके बाद आपको मैंने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल सारा बता दिया। एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन आपको मैंने E1, E2, E1, CB, है ना, और ये सब बता दिया। EI आगे बताएंगे, जहां पे हम आगे करेंगे। EI अमीन्स में आता है, कोप्स एलिमिनेशन। ठीक, तो वहां पे EI बताऊंगा। उसके बाद बेटा मैंने आपको ESR सारा बताया, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ESR बताया आपको। और आज मैंने SNAR सारे कंप्लीट कर दिए हैं। इसके बाद सिर्फ रहती है ऑक्सीडेशन रिडक्शंस। 2 रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन के यहाँ पे होने हैं, ऑक्सीडेशन का होना है अगली बार, क्लियर? तो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वुड्स रिएक्शन एंड इट्स मॉडिफिकेशन वी हैव ऑलरेडी डन। ठीक, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन सिखानी है मुझे, बस खत्म चैप्टर। तो अगली बार लेके आएंगे ताकि बचे हुए सारे रिएक्शन हम कर लें। बोरोडिन, हुंस, डीकर वगैरह आपको पहले करवा चुका हूं मैं, फिर भी अगर कोई बचा होगा तो वी विल डू दैट। हाँ जी, किया है बेटा। नहीं पुत्र, मैं तो आपको समझाता हूँ, सुन लो मेरी बात। आपने डार्जन प्रोसेस किया मेरे साथ। डार्जन प्रोसेस में मैंने आपको करवाया कि इन द प्रेजेंस ऑफ अमीन, इन द एब्सेंस ऑफ अमीन। ठीक, उसमें मैंने बताया इन द एब्सेंस ऑफ अमीन क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ अमीन क्या होता है। फिर मैंने बताया SN2 में यहाँ पे रिटेंशन हो गई, उसको SN2 प्राइम कहते हैं। तो वो कोई बड़ी इश्यू नहीं है। अगर हमारे पास क्या होता है कि रिएक्शन का जो स्टीरियोकेमिकल प्रोडक्ट आना चाहिए उससे ऑपोजिट प्रोडक्ट आ जाए, जैसे SN1 में इन्वर्जन आ जाए, होना क्या चाहिए रेसिमिक मिक्सचर, पर बाई चांस क्या आ जाए इन्वर्जन, तो प्राइम लगा देना। SN2 में होना क्या चाहिए इन्वर्जन, और हो क्या जाए रिटेंशन, क्या लगा देना प्राइम लगा देना, हो गया, क्लियर? ऐसा नहीं पॉसिबल, इनके प्लेन ही अलग अलग है। सो उम्मीद करता हूं नेक्स्ट टाइम आप अपना सब कुछ ये लड़िया घड़िया लेके आएंगे ताकि इस चैप्टर को करें फिनिश। थैंक्स अ लॉट।